so many things. You said you can't control things in your life, and so many things in your life have been so unexpected. When you lent 10,000 rupees, your savings, to your young husband, did you ever dream that he would set up Infosys, which would become one of the biggest IT companies in the world? When Akshita married Rishi Sunak, did you ever think he would be British Prime Minister one day? Actually, when I gave Narayan Murthy 10,000 rupees, because I looked at this way, here the young man who is thinking of establishing a software industry, because he always believed India's the correct revolution is software industry, and he convinced me. For his dream, I gave 10,000 rupees, not more than that. Okay, my expectation in life was also different. And when Akshita got married to Rishi, she was her classmate, and she really liked him, and they fell in love with each other. And I said, here's the boy, and he's very good and very, very patriotic feelings toward his country. And I never thought he will be a prime minister. No, I never imagined those things. They like. नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वाकया और एक किस्सा अक्सर याद आता है कि जब मैं दिल्ली में हुआ करता था तो दिल्ली में मेरे ऑफिस के पास में बंगला साहब गुरुद्वारा हुआ करता था, और उस बंगला साहब गुरुद्वारे में जब भी मैं लंगर खाने जाता था तो वहाँ पर अक्सर लोगों को देखता था कि लोग वहाँ पर आते हैं और लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों से आते हैं, जैसे मर्सिडीज़ में आ रहे हैं, BMW में आ रहे हैं, सारी लग्जरी कारों से आते थे और उसके बाद कार बाहर पार्क करके वहाँ जा करके सफाई करते थे, लोगों के जूतों की पॉलिश किया करते थे। तो एक एग्जाम्पल, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब विनम्रता जब उभरती है तब अहम लुप्त हो जाता है। तो जब विनम्रता अगर आपके पास में आती है तो अहम जो है, जो आपका घमंड है, चाहे वो पैसे का घमंड हो, चाहे वो अच्छी पर्सनालिटी हो, चाहे आप कितने हैंडसम या खूबसूरत दिखते हो उसका घमंड हो, वो सारा विलुप्त हो जाता है। तो उसके बाद ही दोस्तों एक महान व्यक्तित्व उभरता है और निखर करके आता है। तो अभी एक बढ़िया सी चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में इस संस्कृति को कैसे कुछ लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है सुधा मूर्ति जी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस की जो फाउंडर डायरेक्टर हैं सुधा मूर्ति, उन्हीं के बारे में। इन्फोसिस की मालकिन जो नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति, उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें कि वो सब्जियां बेच रही हैं। तो वो फ़ोटो जब वायरल हुआ तो लोगों ने पता किया कि वास्तव में ये एक्चुअल फ़ोटो है या कुछ बात है इसके पीछे, ये क्या फ़ोटो को एडिट किया गया है या इसके ऊपर कुछ तो भी मतलब एडिटिंग करके इसको बनाया गया। तो पता लगा कि वो सुधा मूर्ति जी का फ़ोटो है कि सुधा मूर्ति जो कि 2400 करोड़ रुपए की मालकिन है, जो कि इन्फोसिस की मालकिन है, किंतु वो सब्जियां क्यों? अब सवाल इस बात का खड़ा होता है। तो उनका उत्तर मिला कि वो हर साल राघवेंद्र मठ मंदिर में 3 दिन हैं। तो वो हर साल राघवेंद्र मठ का जो मंदिर है वहाँ जाती हैं और वहाँ जाकर के अपनी सेवाएं देती हैं। चुपचाप वहाँ पर फल सब्जी व्यवस्थित करना, रसोई के काम में लगना, ये सारे काम करना और स्वयं अपने हाथों से करना। तो ये सारे काम वो उस मठ में जाकर के अपने हाथों से करती है। जब उनसे पूछा गया कि यह क्या है और आप ऐसा क्यों करती हैं, आप तो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हैं, आप ये नहीं करेंगी तो भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अब उनसे ये जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह अपने को मारने की, अपने घमंड को मारने की एक विधि है जो मैंने पंजाब में गुरुद्वारों में होने वाली कार सेवा में देखी है। तो अगर आप कभी गुरुद्वारे में गए हों, अमृतसर आप जाइए तो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वो देखिए, या किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक हमारे जो सिख भाई हैं उनसे बहुत सीखने को मिलता है कि वो इस तरीके से सेवा देते हैं। पैसों का दान देना भी अच्छी बात है, किंतु स्वयं शारीरिक श्रम करना, वो सामान्य लोगों के साथ सामान्य लोगों की तरह 3-4 दिन रहना अहंकार की को वृद्धि नहीं होने देता। वर्ष भर में इसके कारण में मैं सेवा भाव करती हूँ। यह कितना और कहाँ दान करती हैं, कैसे करती हैं वो नहीं बताना चाहती। वो निश्चित है कि वो करोड़ों में दान करती हैं। अब स्वयं नारायण मूर्ति को जो 68 वर्ष के साल के हो गए हैं, को एक कार्यक्रम में 70 को लगता है कि ये क्या हो गया, लोगों को बड़ा अचंभित लगता है, लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या हो गया। जब मैंने सारा देखा
पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या इतने उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद में भी ये संभव है। तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल संभव है। कितना कठिन होता है कि जिनके घरों के पास में नौचाकर हैं, एसयूवी कार हैं और एक नहीं कई सारी कार हैं, आलीशान बंगले हैं, उनके पास अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन भी है, के बावजूद भी सामान्य महिलाओं के साथ बैठ करके उनके तरीके से काम करना, 15-16 साल से किसी को पता भी ना चले, इस तरीके से लोग होते हैं। और चित्र में ये यहाँ जो आप जो चित्र देख रहे हैं राघवेंद्र मठ में सब्जियों के साथ में है। तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि उनको पद्मश्री मिला है। तो मेरा ऐसा मान, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खाली बिजनेस ही नहीं करते और साथ ही साथ में कुछ संस्कार जो मूल्य हैं भारत के, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। सीख क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों सीख यहाँ पर ये है, लर्निंग यहाँ पर ये है, जब भी आपको लगने लगे कि आपके अंदर अहंकार आ रहा है, और अहंकार आना स्वाभाविक है। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप सुबह उठ के तैयार होते हैं, आपके बिजनेस में आप सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप साल दर साल अपने ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट को पूरा करते हैं, अपने कंपटीशन को बीट करते हैं, या आप रेगुलर प्रमोशन ले रहे हैं, या आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इन सब की बात है, सीधी सी स्वाभाविक बात है कि आपके अंदर अहंकार आना स्वाभाविक बात है। क्योंकि कहा जाता है कि पैसा अपने साथ में 100 बुराइयां लेकर के आता है, और शायद ये सारी बुराइयां हैं जो हमारे पास आने के लिए तैयार खड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो कुछ समय बिताइए उन लोगों के साथ जो इन सभी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ समय बिताइए उन लोगों के साथ जो कि बहुत सामान्य सा जीवन जीते हैं। उनको खाने के लिए केवल 2 समय के लिए 2 वक्त की 2 रोटियां मिल जाती हैं, उसमें खुश रहते हैं। पहनने के लिए उनको बहुत ज़्यादा आलीशान, बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार वाले जो लोग होते हैं उनके साथ रहिए। कुछ समय बिताइए। कुछ जो ऑर्फनेज जो होते हैं, जो अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ जाइए, उनके साथ समय बिताइए। कुछ जो वृद्धाश्रम होते हैं उनके पास जाइए। अब यहाँ पर जो एक बहुत छूने वाली बात है, आज की इस दौड़ भाग की दुनिया में उन बुजुर्गों के साथ समय कौन बिताए, उनकी कहानी कौन सुने, उनके किस्से कौन सुने। तो दोस्तों कभी आपने कभी सोच करके देखा है कि आज वो जो बुजुर्ग हैं वो समय दूर नहीं है जब आप उनकी जगह बैठे होंगे, और वो समय भी दूर नहीं है शायद जहाँ आप बैठे होंगे उनकी जगह पर कोई और बैठा होगा। तो ये चक्र है, ये साइकिल है दोस्तों। उस बुजुर्ग की मानसिक स्थिति, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए। माना जिंदगी में व्यस्तताएं कम नहीं है, माना जिंदगी में समय किसी के पास में नहीं है, लेकिन क्या उस समय में से कुछ समय चुरा कर, बचा कर हम उनकी आंखों में झांक करके देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। छोटी सी उनकी कहानी, छोटे से उनके किस्से सुन लेंगे दोस्तों, तो उनके चेहरे पे शायद मुस्कुराहट आ जाएगी। वो उस जीवन को, उस समय को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, जी उठते हैं। वो सारे उनके मन में उठने वाले विचार, उनके मन में उठने वाली उनकी तरक्की, वो सारे किस्से जिसमें कि उन्होंने जीवन के बड़े बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, और आज शायद वो बैठे हुए हैं क्योंकि उनका शरीर उनको ये सारी कुछ करने की अनुमति नहीं देता। तो दोस्तों समय बिताइए ऐसे बुजुर्गों के साथ।